अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है, जो आप लोगों की न्यू बुक है। उसका कोर्स मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर जो चैप्टर नंबर 1 था वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और हमारी अभी जो डिस्कशन होगी ये चैप्टर नंबर 2 के हवाले से होगी। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 के आप लोगों को कंटेंट्स दिखा देता हूँ कि इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद डिटेल शुरू कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 2 के टाइटल से ही नज़र आ रहा है कि हम इसमें बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ी बहुत डिस्कशन हम इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वही डिस्कशन दोबारा रिवाइज होके डिटेल में हो जाएगी। तो कोशिश कर ले, बहुत सारा स्टफ़ है इसमें याद करने वाला, आप लोगों को याद हो जाएगा, बस सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने गौर से सुनना है। जो चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस के जो कंटेंट्स है, उसमें हमने बैक्टीरिया का एक जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, उसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का डीएनए कैसे होता है एंड सो ऑन। उसके बाद हमने बैक्टीरिया के जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो डिस्कस करना है। बैक्टीरिया एंडोस्पोर कैसे बनाता है, बैक्टीरिया मूवमेंट कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। ये तो स्ट्रक्चर में कोई मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आसान सा पॉइंट है। बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में क्या फ़ायदा दे रहा है, क्या हमें नुकसान दे रहा है, डिजीज़ वगैरह इनकी वजह से कौन कौन से हो रहे होते हैं। और इसके बाद हमने इनका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फ़ायदा डिस्कस करना है। वैसे ह्यूमन के बॉडी में जो फ़ायदे वाले बैक्टीरिया है उनका क्या क्या फ़ायदा है, और इसके साथ साथ बाद में फिर हम HIV और बैक्टीरियोफेज के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो बस यही है कि हमने बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ना है। सिंपल सी बातें हैं, आप लोगों ने गौर से सुननी है। हम शुरू कर लेते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले, बाद में हम वायरसेस पढ़ेंगे। Robert H. Whittaker proposed the 5 kingdoms of life, i.e. Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। ये आप लोगों को पिछले चैप्टर की एक बात बता रहे हैं कि रॉबर्ट वेटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया था, और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो एक ग्रुप मौजूद है उसको हम बोलते हैं मोनेरा, दूसरे को हम बोलते हैं प्रोटेस्टा, प्लांटाई, एनिमिलिया एंड फंजाई। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। रॉबर्ट वेटेकर ने 1967 में ये इंट्रोड्यूस कर दिया था। पिछले चैप्टर के अंदर आप लोग ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। This system classified the organism in a comprehensive way that reflects evolutionary history of organism। अगर आप लोग इस क्लासिफिकेशन को देखेंगे और जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मेरे लेक्चर्स है वो आप लोग देखेंगे, तो आप लोग इन पांचों के पांचों ग्रुप्स में, किंगडम्स में एक एवोल्यूशनरी लिंक मिल जाएगा। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हवाले से हमने इनको अरेंज कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी भी ये एक एवोल्यूशनरी ट्री ही है, जो कि यहाँ से शुरू होके इसके अंदर ब्रांचेस बनते बनते आगे की तरफ जाते हैं। सो इस एवोल्यूशनरी ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो इस प्लेनेट के ऊपर थे वो आप समझे बैक्टीरिया थे। फिर उसके बाद प्रोटेस्टा आ गई, और प्रोटेस्टा के अंदर चेंजेस आ गए, और चेंजेस के रिजल्ट में प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई बन गई। ठीक है, ये जस्ट एक एवोल्यूशनरी लिंकेज है इसके बीच में। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन सेपरेट किंगडम, i.e. द किंगडम मोनेरा। ये वाला जो आप लोग किंगडम देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनमें वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। और मैंने पिछले चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था कि ये रिमेनिंग 4 किंगडम्स तमाम के तमाम क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस वाले लाइन के अंदर भी यही बताया जा रहा है आप लोगों को कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ मौजूद है, वो किंगडम मोनेरा में मौजूद है। इस बैक्टीरिया को अगर आप लोग मोनेरा कर दे तो कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। अब हमने क्या करना है,
हमने चूँकि बैक्टीरिया डिस्कस करना है, सो सिर्फ़ और सिर्फ इस किंगडम पे हमारा फोकस होगा। ये जो रिमेनिंग 4 किंगडम्स है वो इस चैप्टर के अंदर हम नहीं डिस्कस करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं और अपने बैक्टीरिया के हवाले से, इस प्रोकैरियोट्स के हवाले से हम डिस्कशन अपनी शुरू कर लेते हैं। In the last decades, molecular studies have highlighted serious flaws in 5 kingdom classification system. अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया है कि हमारी डिस्कशन आगे मोनेरा के हवाले से होगी या बैक्टीरिया के हवाले से होगी, सो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया तो स्पेशली हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करना शुरू कर गए, चीज़ों का डीएनए देखना शुरू कर दिया, आरएनए देखना शुरू कर दिया। जब हम डीएनए और आरएनए ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर करते हैं, एंजाइम्स कंपेयर करते हैं, तो हमें इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मिस्टेक्स नज़र आते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर लेवल पे रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि मॉलिक्यूलर स्टडीज़ जो है वो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज, ड्रॉबैक्स हमें दिखा रहा है। मोस्ट बायोलॉजिस्ट फेवर रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू सिस्टम कॉल्ड 3 डोमेन सिस्टम। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने किया था वो तो आप समझिए कि 1967 में हमने किया था, रॉबर्ट विटेकर ने किया था, लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया है किस चीज़ के साथ, 3 डोमेन सिस्टम के साथ। अगर इन केस आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो 3 डोमेन सिस्टम है वो किस बुनियाद पर है, तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्टडीज़ की बुनियाद पर है, या आप लोग बोलेंगे डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स वगैरह को देख के हम बना रहे होते हैं। It is more aligned with data gained from molecular studies. जो 3 डोमेन्स है वो आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक को हमने डोमेन बैक्टीरिया नाम दिया था, आर्किया नाम दिया था, और डोमेन यूकेरिया। अब इस पर डिस्कशन इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का तो थीम ही यही था इन 3 डोमेन्स को अलग अलग करना। सो आप लोग चैप्टर नंबर 1 ज़रूर देखेंगे ताकि इन तीनों डोमेन्स की समझ आप लोगों को आ जाए। सो वो चैप्टर नंबर 1 एक अलग प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। हमने करना क्या है, हमने इस चैप्टर में सिर्फ़ और सिर्फ ये डोमेन पकड़ के जाना है, इन दोनों को हमने यहाँ पर नहीं डिस्कस करना। तो चूँकि सिर्फ डोमेन बैक्टीरिया ही पढ़ना है हमने, सो देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे होते हैं, एंड सो ऑन। सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हम शुरू करते हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो कोशिश कर ले और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर ले। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। बैक्टीरिया के 2 कैरेक्टरिस्टिक इस लाइन के अंदर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो बैक्टीरिया हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, कभी भी बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है कि बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोटिक होंगे, कभी भी बैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं हो सकता। सो 2 कैरेक्टरिस्टिक आंखें बंद करके आप लोग लिख ले और याद कर ले कि दे आर यूनिसेलुलर, दे आर प्रोकैरियोटिक। अब अगर इन केस आप लोगों को नहीं पता कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो आप लोग बोलेंगे कि ये हम ऐसे सेल्स को बोलते हैं जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। दूसरे अल्फाज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। दे आल्सो लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और आप लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये डीएनए यहाँ पर ओपन पड़ा है, उसके अराउंड कोई न्यूक्लियस आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। सो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी हो गए कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। दे हैव
द सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ज़ाहिर सी बात है कि सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, क्योंकि जस्ट एक सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है, उसके अंदर डीएनए मौजूद है और उसके राउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनेली नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग बोलेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ये जो बैक्टीरिया है ये अर्लियर ऑर्गेनिजम्स है, तो इनमें कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सिंपल है। हमने चूँकि बैक्टीरिया के डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस करने हैं, तो ऐसा करते हैं सेल वॉल इनका सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या करता है, एंड सो ऑन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल। सो गौर से सुनना है। इट इज़ अ रिजिड लेयर अराउंड द बैक्टीरियल सेल। आप लोग सेल वॉल का इंट्रोडक्शन बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल सा पॉइंट ये है कि ये बैक्टीरिया के सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। मैं अगर बैक्टीरिया बनाना चाहूँ ये वाला, तो आप लोग बोलेंगे कि ये जो रेड कलर का मैंने आउटलाइन बनाया है ये क्या है, ये सेल वॉल है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एक सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल के हवाले से एक पॉइंट क्लियर हो गया, और वो ये है कि ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। आप लोग बोलेंगे सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को भी क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि कवर कर दिया होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इट इज़ composed ऑफ यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। याद रखना है, जब हम प्लांट के सेल वॉल की बात करेंगे बाद में, तो हम बोलेंगे प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, एंड फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है। लेकिन जब आप लोग बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, या म्यूरिन भी उसको हम बोलते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन मे बी ये म्यूरिन वाला पॉइंट आप लोगों के लिए नया हो। सो द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया you need to remember is composed of peptidoglycan only, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं कि ये म्यूरिन से बना होता है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, अगर इन केस आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या होता है, सो जब आप लोग जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर है उसमें याद हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका काफ़ी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, और ये एक कार्बोहाइड्रेट है, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि ये एक पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसैकेराइड है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसने पूरे बैक्टीरिया के सेल को कवर कर दिया होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। सो पेप्टाइड लफ्ज़ नॉर्मली हम प्रोटीन या अमाइनो एसिड के लिए यूज़ करते हैं, और ग्लाइकेन नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो तभी बोला है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसके अंदर लॉन्ग ग्लाइकेन है। लॉन्ग ग्लाइकेन मीन लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट है, और लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली पॉलीसैकेराइड्स ही हो सकते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स का मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड के यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर इन केस इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के अंदर आप लोगों को बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ग्लाइकेन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और आप लोग देख ले ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ना, सर्कल जितने भी बनाए हैं, इनको कनेक्ट किसने किया है, छोटे छोटे पॉइंट्स ने, छोटे छोटे सर्कल ने कनेक्ट किया है। और ये छोटे छोटे सर्कल असल में अमाइनो एसिड्स है, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल आप लोग देख रहे हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। इट्स अमाउंट डिफर्स इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब आप लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करते हैं, तो वहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन अलग अलग होगा। अभी मैं नेक्स्ट लाइंस के अंदर यही समझाने लगा हूँ कि एक बंदा था,
और उस बंदे का नाम था क्रिश्चियन रेनी ग्राम। तो उन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा जब आप लोगों को, तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंसंट्रेशन होगा ये डिफरेंट होगा। एक में ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन है और एक के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होगा। सेल वॉल also contains lipids which are linked with पेप्टाइडोग्लाइकेन। जब अभी मैं आप लोगों को इन दोनों के सेल्स के सेल वॉल दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को लगेगा कि लिपिड का एक छोटा सा लेयर भी मौजूद होता है। तो ये कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अभी आप लोगों को याद हो जाएगा। ये वाले पॉइंट्स मैंने बॉक्स से लिए हैं, साइड बॉक्स से, जो अक्सर आप लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं, तो वो मैं इसके अंदर ही कवर कर लेता हूँ। सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम डिवाइज्ड द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेनिंग। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक बंदा था, उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन कर दिया था और उस बंदे का नाम है क्रिश्चियन रेने ग्राम। तो जो स्टेनिंग टेक्निक उन्होंने बनाया, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए जो टेक्निक उन्होंने बनाया, उसको हम ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। चूँकि अपना उन्होंने नाम ऐड कर दिया तो ग्राम स्टेनिंग उससे बन गया। माइक्रोस्कोप में मैंने आप लोगों को बताया है कि चीज़ों को देखने के लिए हम एक कलर डाई यूज़ करते हैं और उस प्रोसीजर को हम स्टेनिंग बोलते हैं। तो इन्होंने भी बैक्टीरिया को देखने के लिए एक स्टेनिंग प्रोसीजर बनाया और उसको हम ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। ग्राम, हाँ, उनके मुताबिक बैक्टीरिया दो तरह के हैं, एक को हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल बिकॉज दे रिटेन वायलेट डाई। याद रखना है आप लोगों ने कि इस प्रोसीजर का पूरा डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बताने वाला क्योंकि डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना आप लोगों ने याद रखना है कि इस प्रोसीजर में हम एक डाई यूज़ करते हैं, वायलेट डाई, उसको हम क्रिस्टल वायलेट डाई बोलते हैं। अगर वो कोई बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस बैक्टीरिया का कलर हमें माइक्रोस्कोप में कैसे नज़र आएगा? पर्पल नज़र आएगा। और ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम इनको नाम देते हैं। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे, हमें पर्पल नज़र आएगा और वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है? आप लोग बोलेंगे क्रिस्टल वायलेट कलर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। आगे डिस्कस किया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन वायलेट डाई एंड सो दे अपीयर इन ओरिजिनल कलर। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनका कलर अक्सर पिंक हमें नज़र आ रहा होता है। तो मैं क्लासेस में बताता हूँ कि नेगेटिव के अंदर भी एन आ रहा है और पिंक में भी आप लोग देख ले एन आ रहा है। तो इस एन को इसके साथ कंपेयर कर ले कि नेगेटिव और पिंक, ठीक है, एन। सो आप लोगों को ये पॉइंट अगर याद हो गया तो ये अल्टीमेटली याद हो जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव पर्पल नज़र आएगा और ग्राम नेगेटिव हमें पिंक जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, ये तो खैर सिंपल सा पॉइंट है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन मेड ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड लाइपोप्रोटीन। ये मैं अभी पिक्चर में बताने लगा हूँ, पिक्चर के अंदर दिखाने लगा हूँ, लेकिन गौर से सुनना है। ये मैं 1 मिनट में समराइज़ कर देता हूँ। सो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट रिजिड लेयर होता है। ये हमेशा पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन खुद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का अमाउंट डिफरेंट बैक्टीरिया i.e. ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड्स भी मौजूद है जो अभी हम पढ़ेंगे। एक बंदा था, उसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने बैक्टीरिया का स्टेनिंग प्रोसीजर फाइंड आउट किया था जिसको हम ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। उसके मुताबिक या तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होंगे या ग्राम नेगेटिव होंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें माइक्रोस्कोप में पर्पल नज़र आएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें पिंक नज़र आएगा। ग्राम पॉजिटिव इस वजह से पॉजिटिव नज़र आ रहा है क्योंकि उसने वायलेट डाई एब्जॉर्ब किया है और जो ग्राम नेगेटिव है उसने ये एब्जॉर्ब नहीं किया। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसमें और भी थोड़ी सी चीज़ें मौजूद होती है जो यहाँ आप लोग पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नज़र आ रहा है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नज़र आ रहा है। ये आप लोग बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसका सेल वॉल है, ये वैसे सेल मेम्ब्रेन है, ये जो छोटा पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, और इसका जो सेल वॉल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये छोटा सा पोर्शन इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो इधर जो आप लोगों ने बोला ना
कि द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन मेड ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड लाइपोप्रोटीन। ये असल में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। कौन से बैक्टीरिया का डायग्राम है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डायग्राम है। यहाँ पर ग्राम नेगेटिव की बात चल रही है। इसके साथ एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो पिक्चर में अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर क्या नोट किया है कि ये लाइपोपॉलीसेकेराइड या लाइपोप्रोटीन से बना होता है। सो आप लोग देख ले, ये वाला जो आउटर मेम्ब्रेन है ये लाइपोपॉलीसेकेराइड या लाइपोप्रोटीन से बना होगा, जो यहाँ आप लोग देख रहे हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होता है। The outer membrane make gram negative bacteria resistant to many antibiotics। असल में ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसी वजह से तो रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स इसको इस वजह से नहीं किल कर सकते क्योंकि इधर मेम्ब्रेन है और सेल वॉल को बचाया जा रहा है। एंटीबायोटिक यहाँ बाहर से आएगा तो वो इस सेल वॉल पे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। It contains protein called porins which act like pores for specific molecules। हाँ, अगर कोई बैक्टीरिया के अंदर कोई मालिक्यूल जाना चाहे तो फिर क्या होगा? इन पोरिन्स की मदद से कोई भी मालिक्यूल अंदर की तरफ जा सकता है और ट्रांसपोर्ट वो हो सकता है सेल के अंदर। तो पोरिन्स की बात कर रहे हैं कि वो मालिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। The cell wall of gram negative bacteria has more periplasmic space than gram positive bacteria। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? इट इज़ अ गैप बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर आप लोग देख लेना, ये छोटा सा पोर्शन सेल मेम्ब्रेन है और मैंने आप लोगों को बताया ये पूरे का पूरा पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? ये वो है क्या इसको बोलते हैं? सेल वॉल है। तो आप लोग देख ले, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का ब्लू कलर का आप लोगों को लेयर नज़र आ रहा है। तो ये जो गैप आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे के पूरे गैप को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये वाला आप लोगों को पेरिप्लाज्मिक स्पेस नज़र आ रहा है, ये यहाँ भी है और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ भी है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर आप लोग नोट करेंगे तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत कम है। तभी लिखा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये वाला स्पेस ज़्यादा है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस कम है, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल गैप पाया जाता है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल आउटसाइड देयर सेल वॉल। ये तो वैसे सेल वॉल का पॉइंट नहीं है और यहाँ ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना है कि कभी कभार सेल वॉल के बाहर एक और लेयर भी होता है और उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। इट इज़ जेल लाइक लेयर गिव स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक टू बैक्टीरिया। कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को स्टिकी बनाता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है और आप लोग बोलेंगे बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। वैसे इन्होंने सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में इतना डिफरेंस नहीं किया, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। ये देखना, आप लोग बोलेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा अमाउंट में होता है, ये पूरे का पूरा ये है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन कम अमाउंट में होता है। ये देख ले यहाँ पर थोड़ा सा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस स्मॉल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस लार्ज है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप लोग देख ले यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पोरिन्स नहीं होते, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप लोग बोलेंगे यहाँ पर पोरिन्स मौजूद होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉर्मली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स नहीं होता, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप लोग बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। डिफरेंस तो वैसे बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने सरसरी वैसे ही बता दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो। आई गेस इसमें कोई मसला नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और डिस्कशन हम बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बारे में कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को नहीं पता बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सो गौर से आप लोगों ने ये बातें सुननी है। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट जस्ट बीनीथ सेल वॉल। खैर ये कोई मसला नहीं है, सबको पता है ये सेल वॉल है और उसके अंदर क्या मौजूद होगा? सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगा। इट लाइज एट द आउटर मोस्ट इन बैक्टीरिया
that lack cell wall, mycoplasma and sarcoplasma. Now this is most important idea जो कि आप लोगों को याद हो। माइकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मास अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो ये बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स है। मुश्किल अल्फाज में ये बैक्टीरिया के दो जीनस है। याद रखना है आप लोगों ने कि इन दोनों के दोनों में सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा सार्कोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होता। तो अब चूंकि सेल वॉल नहीं है तो इनका जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन होगा। तभी इन्होंने लिखा है कि माइकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मा का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि उधर तो सेल वॉल है ही नहीं, सेल वॉल तो उसमें एब्सेंट होता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट हैव स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल इन इट्स केमिकल मेकअप। आप लोगों को 9th क्लास वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं याद तो आगे आप लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह के आप लोग सर्कल्स बनाते थे और उन सर्कल्स के साथ आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर 2 टेल्स बनाते थे, ये वाले। अगर आप लोग वो 9th वाला डायग्राम जहन में दोबारा ले आए तो आप लोग बोलते थे कि यहाँ पर स्टीराइड्स मौजूद होते हैं। इस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्टीराइड्स मौजूद होते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में कोई स्टीराइड्स नहीं होते, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। इसका मतलब हो गया कि ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट है। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, यू नीड टू रिमेंबर, लैक स्टीराइड, लैक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल या स्टीराइड आर प्रेजेंट ओनली इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ क्या, ऑफ यूकैरियोटिक सेल। At some point, cell membrane invaginate to form vesicles, tubules or lamellae in the cytoplasm. जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन होता है वो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, बल्कि उसके अंदर इन फोल्डिंग्स होते हैं। ये देख ले, मैं अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स में इन फोल्डिंग्स होते हैं और इन फोल्डिंग्स में ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये इन्वेजिनेशन है या इन फोल्डिंग्स है। इनको हम वेसिकल्स, टिब्यूल्स या लेमेलाई नाम भी देते हैं। इसके एक स्पेसिफिक नाम है, इनको हम मीजोजोम्स बोलते हैं। दीज इन फोल्डिंग्स आर कॉल्ड मीजोजोम। जहन में आप लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है। जब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया बनाते थे ना तो वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मौजूद होते हैं क्रिस्टाई, लेकिन बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं मीजोजोम्स। और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिलते जुलते स्ट्रक्चर है। इसके बिहाइंड लॉजिक भी है, वो बाद में कहीं जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। दीज मीजोजोम्स का फंक्शन क्या होता है? दीज आर इन्वॉल्व्ड 1 इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। ये एमसीक्यूज़ में आएगा कि मीजोजोम्स का क्या काम होता है, तो आप लोग बोलेंगे इसका काम है डीएनए रेप्लिकेशन करना, सेल डिवीजन करना और रेस्पिरेटरी सेंटर। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ये इन्वॉल्व होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये ज़रूरी एमसीक्यूज़ है, इसको हाईलाइट करना है। सो मेरी तरफ से इस पूरे टॉपिक के अंदर ये जो मीजोजोम है ये हाईलाइट कर दे और ये स्टीराइड वाला पॉइंट हाईलाइट कर दे और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता ये हाईलाइट कर दे। बल्कि ये तो चारों के चारों आप लोगों को पॉइंट्स करने पड़ेंगे, ये फ़र्ज़ है, ये हर तरह से आप लोगों ने करने हैं। सो सेल वॉल की भी बात हो गई, सेल मेम्ब्रेन की भी बात हो गई। बात कर लेते हैं हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के बारे में 2-4 मिनट में और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल, तो बस ये लेक्चर फिर ख़त्म हो जाएगा। Cytoplasm contains dissolved substances and large structures such as nucleoid, ribosome and mesosome. ज़ाहिरी सी बात है, ऊपर आप लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर तो कोई ऑर्गेनेलीज वगैरह नहीं है। तो जब आप लोग बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो आप लोगों को इधर उधर राइबोसोम्स मिलेंगे और यहाँ पर एक रीजन होता है जहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा। उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस तो है नहीं तो न्यूक्लियोइड होगा। और दूसरा आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसके वो जो सेल मेम्ब्रेन के इन फोल्डिंग्स है वो मौजूद है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इट लैक्स साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। मैंने बोला यहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है क्योंकि ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है। साइटोस्केलेटन भी यहाँ नहीं होता। याद रखना है साइटोस्केलेटन प्रोटीन का एक फ्रेमवर्क होता है
जो कि इस सेल को होल्ड करता है, इसको एक स्पेसिफिक शेप में रखता है, वो इधर एब्सेंट है। साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन का मतलब फ्रेमवर्क, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग बोलेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। Many ribosomes are freely dispersed in the cytoplasmic matrix and some are loosely attached to the plasma membrane. ये पॉइंट इस वजह से बताया जा रहा है आप लोगों को क्योंकि जब आप लोग यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ आप लोग बोलते हैं कि जो राइबोसोम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इधर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली इधर उधर मौजूद होंगे, फ्रीली मूवमेंट करेंगे, हाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच्ड हो सकते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। आप सबको पता है, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं और यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स के लिए हम 80S लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये 9th क्लास से आप लोगों ने पढ़ा है। और 9th में आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो 70S राइबोसोम है उसके दो सब यूनिट, एक 50S होता है और एक 30S होता है। इसकी अगर समझ नहीं आ रही तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, मुझे बताएंगे आप लोग कि इसके जब हम दोनों सब यूनिट्स अलग अलग करते हैं सो वो ये वैल्यूज़ जो है वो आते हैं। ये मैं खैर राइबोसोम में समझाऊंगा, इसकी टेंशन आप लोग ना लें। तो खैर ये वाला पॉइंट आसान सा है, इसमें कोई मसला नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन अब डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के हवाले से करते हैं। Near the center of cytoplasm, there is an irregular shaped dense area, nucleoid, it contains DNA. ये आप लोग बैक्टीरिया का एक सेल कंसिडर कर ले तो आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक रीजन है और उस रीजन के अंदर डीएनए मौजूद है। साइटोप्लाज्म के इस रीजन को जहाँ पर डीएनए मौजूद है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस तो मैंने बोला यहाँ है ही नहीं ना, तो जहाँ डीएनए है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अ बैक्टीरियम पोजेसेस अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग बोलेंगे कि जब हम अपने सेल के क्रोमोसोम बनाते हैं तो वो ऐसे लीनियर बनाते हैं, लेकिन जब आप बैक्टीरिया का क्रोमोसोम बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, तो वो ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड होगा। इसी वजह से मैं 2 तार बना रहा हूँ, ये देख ले, और एक सर्कल में बना रहा हूँ। तो सिंगल होगा, इसका मतलब बैक्टीरिया हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। सर्कुलर डीएनए है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे रैंडम बना सकते हैं लेकिन बस सर्कल हो, सर्कल के फॉर्म में हो, जहाँ से शुरू हो उधर ही एंड हो, रैंडम बना सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करना है। बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट हैव अटैच्ड हिस्टोन। मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था कि जब हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बना होता है हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से। यहाँ आप लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है। सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम। ये असल में वो डीएनए की बात कर रहे हैं ना कि उसको हम क्रोमोसोम भी नाम देते हैं, कोई मसला नहीं है। सम बैक्टीरिया हैव अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया है कि पिछले चैप्टर में भी कि बैक्टीरिया का अपना डीएनए तो है लेकिन एक सर्कुलर डीएनए और भी है, और उस सर्कुलर डीएनए को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं या उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा। इसका काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंस है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड कैन रेप्लिकेट बिफोर और आफ्टर सेल डिवीजन। एक सेल के अंदर प्लाज्मिड जो है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं, ये हर वक्त डिवीजन कर सकते हैं और सेल इवन एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी ये कर सकते हैं। प्लाज्मिड सर्व्स एज इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेक्टर का मतलब कैरियर। जब आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इन प्लाज्मिड की मदद से हमारे लिए कोई जीन जो है वो इधर उधर लेके जाना होता है, तो जीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेक्टर कैरियर को बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे काम आता है।
They are used to carry selected genes to bacterium for cloning or for the synthesis of specific protein. चलो वो ऊपर वाला सेंटेंस इस नीचे वाले सेंटेंस में डिफाइन भी किया है कि इसका काम होता है जीन को ट्रांसपोर्ट करना ताकि कोई प्रोटीन हमारे लिए बना ले. ये 10th में आप लोगों ने पढ़ा है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ऑफ इंटरेस्ट वाली बातें. They contain genes, ये वाले इसके ऊपर स्टार लगाना है. They contain genes that enable bacteria for resistance against unfavorable conditions. अगर इन केस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस जो आता है वो कहाँ से आता है, आप लोग बोलेंगे प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते जाते हैं. बस ये दोबारा वही बात रिपीट की है साइड बॉक्स में कि प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है और ये हमारे लिए कोई जीन वगैरह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. मेरी तरफ से आखिरी लाइन हाईलाइट कर दे, इसके बाद तीसरा लाइन, दूसरा लाइन जो है वो हाईलाइट कर दे और इसके बाद ये पता नहीं 4th है या 5th लाइन, ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए. सो चलो हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, डिटेल्स बाकी जो बैक्टीरिया के बारे में होंगे वो आएंगे. ऑनलाइन क्लासेस मेरी लेनी है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं और उसमें बस पेड क्लासेस होगी, ये मैं बताऊं. जूम ऐप पे हम पढ़ेंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, डिस्कशन हमारी लाइव होगी. बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहे तो ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कर ले. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.